जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको मराठाओं के बारे में, इसके साथ ही आपको बंगाल मुर्शिद मीर जाफर तथा मीर कासिम के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ देने का कार्य करता है। मैं कहना चाहूँगा कि भारत बहुत बेहतरीन ढंग से अब कहीं ना कहीं अंग्रेजों के गुलाम बनता जा रहा था, और कहीं ना कहीं जो लोग थे वो देखते ही तमाशा देख रहे थे, बस और कुछ नहीं कर रहे थे। तो चलते हैं आज के बेहतरीन से टॉपिक की, और बहुत जानदार शानदार है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख रूप से गवर्नर जनरलों के कार्य। मैं बार बार कहता हूं, हर क्लास में कहता हूं कि जो अंग्रेज हुआ करते थे वाकई में बहुत दिमागदार व्यक्ति हुआ करते थे। पहले तो मीर जाफर को बनाया, मीर जाफर से जब बात ना चली तो मीर कासिम को बना दिया, और मीर कासिम ने जब आपको बता दो मुंगेर में अपनी राजधानी ले गया, और अंग्रेजों से लड़ने के लिए जैसे ही खबर पड़ी अंग्रेजों को कि ये तो भैया मीर कासिम जो है अंग्रेजों के विरुद्ध ही लड़ रहा है, तो मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को आपको बता दें बंगाल का नवाब बना दिया गया। कहीं ना कहीं चीज़ें बड़ी विपत्त तरीके से घट रही थी, और एक बार आपको मैं बता भी चुका हूँ कि बहुत जानदार शानदार तरीके से एक तरफ 50,000 सैनिक थे, एक तरफ अंग्रेजों की तरफ 5 से 7 हजार सैनिक थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं बहुत जानदार शानदार तरीके से विजय होने का कार्य कर रहे थे। आगे बात करेंगे प्रमुख रूप से गवर्नर जनरलों को। अगर हम कार्य करें प्रमुख रूप से तो रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल इसको कहा जाता है। अगर एग्जामिनर पूछे कि बताइए बंगाल का पहला गवर्नर किसको कहा जाता है, तो उस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। उस व्यक्ति का क्या नाम है विद्यार्थियों? उस व्यक्ति का जो नाम होगा वो रॉबर्ट क्लाइव था। इसने बंगाल पर द्वैत शासन स्टार्ट किया था। द्वैत शासन आखिर होता क्या है, इसके बारे में बेहतरीन ढंग से आज हम जानने का कार्य करेंगे। द्वैत शासन इस प्रकार किया जाता है कि मान लो अब इस प्रकार शासन होगा कि जो कर वसूलने का कार्य होगा वो केवल और केवल अंग्रेज किया करेंगे, यानी टैक्स वसूलने का काम अंग्रेज किया करेंगे, और जो आपको बता दें न्याय करने का काम, प्रशासनिक जो कार्य होंगे वो प्रमुख रूप से शासक या राजा किया करेंगे। आप खुद विचार लगाइए, अब थोड़ा सा विचार लगाइए। अगर आपके पास पैसा है, मनी है तो हनी है, बहुत बेहतरीन सी कहावत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अब अंग्रेज कहीं ना कहीं एक टाइम वो भी था जब अंग्रेज अपने यहाँ आए थे और भीख मांग रहे थे कि केवल और केवल मुझे व्यापारों का, मसालों का व्यापार कर लेने दिया जाए। और आज वो विपत्ति आने वाली है कि राजा के शासन को छोड़कर, राजा के शासन को छुड़ाकर उसमें द्वैत शासन लगाने की प्रक्रिया को ये अंग्रेज कहीं ना कहीं करने वाले थे। प्रमुख रूप से अगर हम आगे बात करें तो इस बात को बेहतरीन ढंग से आप जान लीजिएगा कि अगर द्वैत शासन किसी राज्य पर लग गया है तो वो उस राज्य का जो टैक्स वसूली का कार्य होगा, यानी जो टैक्स वसूलेंगे वो कहीं ना कहीं अंग्रेज करेंगे। और जो टैक्स हुआ करता था वो बहुत उल्टे सीधा टैक्स लिया करते थे, बहुत उल्टा सीधा टैक्स लिया करते थे, है ना। अंग्रेजों के पास कहीं ना कहीं धन जो है वो बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं जो प्रजा थी वो दुखी होने लगी थी। अब जब प्रजा राजा के पास जाया करती थी तो राजा के पास केवल और केवल प्रशासनिक सुधार के लिए अधिकार थे, यानी आप किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसको सुलझाओ, है ना। मियाँ बीवी ना बन रही हो उसको सुलझाओ, घर घर में ना बन रही हो तो उसको सुलझाओ, यानी न्याय करने का जो कार्य था वो कहीं ना कहीं राजाओं को दे दिया गया था। लेकिन बिना धन के कोई चीज़ अच्छी कहाँ होती है भाई। राजाओं को केवल और केवल एक अधिकारी के, मतलब एक नौकर के रूप में लगा लिया गया था कि भैया तुम इस प्रकार का काम करने लायक हो, इसी को करो, उसके बदले में तुम्हें पेंशन दी जाएगी। और वो पेंशन में ही वो राजा जो हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं बड़े खुश हुआ करते थे, कहते ना अब तो टैक्स वसूलने की चिंता और ना ही अब कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, अब तो बढ़िया ढंग से खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे। लेकिन उनको इस बात का पता नहीं था कि अगर पिंजरा जो है वो सोने का भी हो तो पिंजरा कहलाता है। इतनी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, और कहीं ना कहीं जो भारत था वो, आपको बता दें, जो भारत था वो गुलामियों की जंजीर से जकड़ता हुआ जा रहा था। प्रमुख रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैत शासन लगाने का स्टार्ट किया, यानी द्वैत शासन प्रारंभ करने का कार्य किया। यह बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक व्यक्ति बाहर से आता है और भारत में द्वैत शासन लगाने का कार्य करता है।
भाई आप व्यक्ति हैं और आप कोई व्यक्ति किसी दूसरे के परिवार में या किसी दूसरे के मोहल्ले में जाओ और उस घर को भी दो हफ्ते में तोड़वा दे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। या इस प्रकार उस व्यक्ति से कहे कि जितना धन होगा वो आज से हम लेंगे और तुम्हारे जो परिवार का खर्चा थोड़ा बहुत है ना वो हम चलाएंगे, पूरा पैसा लेकिन हम आपसे लेंगे। यानी आपको एक सर्वेंट की तरह रखने लगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में घुसकर आपको गुलाम बना जाए। कहीं ना कहीं यही परिस्थिति भारत के साथ उत्पन्न हो रही थी। भारत को भी उसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, रॉबर्ट क्लाइव ने एक बहुत बड़ा कार्य करने का कार्य किया, बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया। अगर बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया तो अब आगे क्या होने वाला है इसको महत्वपूर्ण रूप से जानेंगे। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की। किसकी संधि की? इलाहाबाद की संधि की। मैं हर बार कहता हूं कि जो अंग्रेज हुआ करते थे बहुत दिमागदार व्यक्ति हुआ करते थे। यदि वो युद्ध में जीत जाते थे तो उनके पास दो ऑप्शन रख लेते थे कि देखो आज से टैक्स वसूली का काम हमारा, प्रशासनिक कार्य आपका, और इसके अलावा जो भी हमारा युद्ध में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको करना पड़ेगा। अब जो राजा होता था वो कहीं ना कहीं कहता था कि अब शासन तो जा ही रहा है, इससे अच्छा तो ये है कि इनको इतना पैसा दे दें, वो कहीं ना कहीं अपना शासन तो बचा रहेगा। लेकिन अंग्रेजों को जब इस बात का पता रहता था कि अब हम शायद इस राजा से हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं संधि कर लेता था कि अब आपने देखा होगा कहीं भी युद्ध होंगे तो वहां पर संधियां आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार इलाहाबाद की संधि भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की गई और शासक शाह आलम द्वितीय ने गद्दी पर बैठाने का कार्य किया। शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया? गद्दी पर बैठाने का कार्य किया। मैं बार बार कहता हूं कि वो खुद नहीं बैठते थे, वो गद्दी पर स्वयं नहीं बैठते थे, वो तो केवल और केवल अपने जो राजा थे, देशी रियासतों के जो राजा थे, उनको केवल और केवल कठपुतली के समान नचाने का कार्य करते थे। कठपुतली अपने इशारे पर नचाने का कार्य करते थे, क्योंकि इस बात को उन्हें बहुत बेहतरीन ढंग से पता था कि प्रजा तो केवल राजा को जानती है, हम कौन है हमको नहीं जानती है। भाई राजा टैक्स मांगेगा तो राजा को टैक्स प्रजा देगी, लेकिन कोई बाहर का आदमी आएगा कि भैया ले आओ टैक्स, सरकार ने हमें, राजा ने हमें जिम्मेदारी दी है, तो लाते देके और भगा देगा। काहे ना तो उसकी भाषा समझ में आने वाली है, क्योंकि चूंकि अंग्रेज हुआ करते तो इंग्लिश भाषा बोलते थे। भाई उनकी भाषा समझ में आएगी नहीं, आप दूसरे से बातचीत कहाँ कर पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को मानती थी कि नहीं ये हमारे लिए काम करेगा, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस लोगों के बारे में हम सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारा भला करेगा या भले के लिए सोचेगा, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की कठपुतली बन चुका है। बड़े बेहतरीन ढंग से आपको बताना चाहूंगा कि बड़े जो शाह आलम द्वितीय है, शासक शाह आलम द्वितीय को आपको बता दें इलाहाबाद की संधि के तौर पर आपको बता दें गद्दी पर बिठाने का कार्य किया, जिसको ही हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं। विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? उसको हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं। एग्जामिनर बहुत बार पूछता है कि बताओ इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो भैया इलाहाबाद की जो संधि थी 1765 में होने का कार्य कर रही थी। बहुत पूछता है एग्जामिनर कि बताइए इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? कहना सर इलाहाबाद की जो संधि है कहीं ना कहीं 1765 में होने का कार्य कर रही थी। आखिर ये द्वैध शासन होता क्या है, इसको बेहतरीन ढंग से और जानने का हम प्रयास करेंगे। आखिर ये होता क्या है? अगर हम बात करें द्वैध शासन की, तो द्वैध शासन में जो कर की वसूली करेंगे वो अंग्रेज करेंगे। इसके अलावा प्रशासनिक जो कार्य करेंगे वो नवाब करेंगे। प्रशासनिक कार्य मतलब शासन को संभालना, लोगों की प्रजा का मतलब कोई बातचीत है, कोई कष्ट है तो उसका समाधान करना, लड़ाई झगड़े को सुलझाना, ये क्या है? प्रशासनिक कार्य है। द्वैध शासन लगा दिया। अब द्वैध शासन तो लगा दिया, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के क्षेत्र में दो उप दीवान बंगाल के क्षेत्र में दो उप दीवान नियुक्त करने का कार्य किया। ये बहुत बेहतरीन सी बात है कि आप उस देश के बाहर से आए हुए उस देश के राजा बन जाएं और राजा होने के बाद एक शासक बन जाएं। शासक होने के बाद आप किसी कर्मचारी को लगा लें कि भैया तुम्हें आज से इसको काम करना है। भाई कोई बाहर का व्यक्ति इस प्रकार एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए कि आप शहर में होकर भी नहीं बन पाते और कुछ लोग गांव से आकर शहर में बड़ा मकान बना लेते हैं, बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, बड़े सेटल हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही होती है, जिसके कारण आप शहर में होते हुए भी अपने जीवन को सुगम नहीं बना पाते हैं। और दूसरा व्यक्ति जो किसी गांव किसी दूसरे प्रदेश से आता है और वो आकर एक बेहतरीन सा घर भी बना लेता है, गाड़ी भी खरीद लेता है और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन को एकत्रित भी कर लेता है। ये बहुत बड़ी बात है।
ठीक है ना। लेकिन क्या है, भारत में है ना, लोगों के पास जो चीज़ होती है उस चीज़ वो सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है। उन्हें उस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि शायद ये चीज़ मेरे से चली जाएगी तो मेरा क्या चला जाएगा, मैं क्या खो दूंगा, इस चीज़ का उन्हें अंदाजा ही नहीं होता है। लेकिन जब वो चीज़ उनके हाथ से चली जाती है तब उन्हें जाकर इस चीज़ का एहसास होता है कि शायद मैं उस समय पर ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। अपने भारत में शायद का बहुत बड़ा रोल होता है विद्यार्थियों। बहुत कहते हैं कि शायद हम ऐसा पढ़ लेते तो ऐसे से ऐसा हो जाता। भाई भाई जो बीत गया सो बीत गया, और बीती बातें कौन करे। आज अभी समय है, पढ़ लो ताबड़तोड़। पिता की फिक्र को ये मत कहना कि सर का डायलॉग चुरा रहे हो, ये मत नहीं है, ये तो सिर्फ मोटिवेशनल करने के लिए कह रहे हैं आप लोगों से। नहीं तो बहुत वाले विद्यार्थी ऐसे हैं कमेंट में लिख देते हैं, ठीक है ना। उस माँ के बारे में सोचो जो तुम्हारे लिए दिन और रात एक लगी रहती है, काम में लगी रहती है, ड्यूटी में करती है, काम भी करती हैं कुछ महिलाएं, है ना, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। उनके लिए सोचिएगा थोड़ा सा आप। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, यदि आप उनको तो सिर्फ और सिर्फ नाम मिल जाएगा, आपका तो जीवन संवर जाएगा। इतनी सी बात कहना चाहूँगा। बेहतरीन ढंग से पढ़िए। हिस्ट्री का आपको बेताज बादशाह ना बना दूँ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से आपको हिस्ट्री पढ़ाने का कार्य करूँगा। अगर हम बात करें BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, अगर हम बात करें BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख के बदले में, 26 लाख के बदले में बंगाल और बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख के बदले में बंगाल और बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया गया, और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, रजा खां तथा बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय को चुना गया। और कहीं न कहीं इन्होंने भी अपना कार्य बड़े बेहतरीन ढंग से करने का कार्य किया। बहुत लंबी चाल थी ये द्वैध शासन, तो केवल और केवल एक ट्रिक थी कि लोगों को भटकाएं कैसे, लोगों को डाइवर्ट कैसे करें, उनको इस चीज़ का एहसास ना दिलाएं, उन लोगों को इस चीज़ का एहसास ना हो कि हम गुलाम हो रहे हैं और गुलाम भी हो जाएं। इस प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा प्रमुख रूप से कि अगर आप चीज़ों को बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे तो गारंटी देता हूँ इस बार जॉब आप ही लेके जाएंगे। आगे बात करूँ सिराउद्दौला की, इसको तो हम बेहतरीन ढंग से पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आखिर ये सिराउद्दौला था कौन और आखिर इसने किस प्रकार कार्य किए। यदि आपको नहीं पता है तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर हम बात करें सिराउद्दौला की, सिराउद्दौला ने सहायक संधि को स्वीकार किया। सहायक संधि को स्वीकार करने के बाद सहायक संधि को स्वीकार किया और प्रयागराज के क्षेत्र को मुगल शासकों को दे दिया। अगर ये सहायक संधि को स्वीकार करना इसलिए जरूरी समझा कि भैया हम अंग्रेज से लड़ नहीं पाएंगे। अगर आपके बीच मैदान में अगर आपकी हिम्मत ही जवाब दे दे तो आगे नहीं भाग पाएंगे आप। इसकी भी कहीं ना कहीं हिम्मत जो है जवाब देने का कार्य करने लगी और उसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और प्रयागराज क्षेत्र को मुगल शासकों को दे दिया। मुगल शासकों को दिए गए और 50 लाख रुपए, और 50 लाख रुपए किनको दिया गया, 50 लाख रुपए अंग्रेजों को भी दे दिया गया। एक बड़ी धनराशि होती है 50 लाख रुपए, आज के समय में तो होती है। अब आप समझिए इतनी समय पुरानी बात चल रही है, उस समय 50 लाख रुपए की धनराशि कितनी हुआ करती होगी। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े एम्पायर, बड़े बड़े शहर बस जाया करते होंगे। आप खुद विचार लगाइए, आज भी 50 लाख जो धन होता है, 50 लाख रुपए जो होते हैं वो आज भी कम नहीं होते हैं। लेकिन आप विचार लगाइए उस समय में कितने होते होंगे। उसने 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देने का कार्य किया और क्लाइव ने व्यापार समिति का गठन भी कर दिया। ये क्लाइव देख रहे हैं ये अंग्रेज कितने साले, अब क्या कहें, जितना कहें ना, कहते नहीं अपना सिक्का खोटा तो दूसरे से क्या कहें, अपना ही सिक्का खोटा था। क्लाइव ने व्यापार समिति का गठन किया। ये व्यापार करना सिखा रहे हैं हमें। एक टाइम पे आए थे और व्यापार की भीख मांग रहे थे कि भारत में मुझे मसालों का व्यापार कर लेने दिया जाए, और आज ये हमें बताएंगे कि व्यापार कैसे होता है। क्लाइव ने व्यापार समिति का गठन करने का कार्य किया और श्वेत विद्रोह क्लाइव के ही समय हुआ था। एग्जामिनर बहुत बेहतरीन ढंग से पूछता है कि बताइए श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था। श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो श्वेत विद्रोह है वो क्लाइव के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था विद्यार्थियों, क्लाइव के समय में हुआ था। अगर प्रमुख रूप से आगे की चर्चा करें तो रॉबर्ट क्लाइव को लॉर्ड का टाइटल दिया गया।
किसका टाइटल दिया गया? लॉर्ड का टाइटल दिया गया। और लॉर्ड का टाइटल यहाँ पर आपको बता दें, भारतवासियों को कहीं ना कहीं बहुत प्रेरणा और बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि अब हम भारत को गुलाम 90% तो बना ही लिया है, अब तो भारत हमारे कब्जे में है। बड़े खुश हो रहे थे। बड़े बड़े गवर्नरों को बड़े बड़े अवार्ड दिए जा रहे थे कि आप भारत में इतना बढ़िया करके आए हैं, लोगों को मार कर आए हैं, लोगों की रियासतों को छीन कर आए हैं, ब्रिटिश ने कंपनी में मिलाने का कार्य आपने किया है। बड़े बड़े अवार्ड दिए जा रहे थे। इसी प्रकार रॉबर्ट क्लाइव की मैं बात करूंगा। रॉबर्ट क्लाइव को लॉर्ड का टाइटल दिया गया, और लॉर्ड का टाइटल यानी स्वर्ग में जन्मा हुआ सेना नायक। इसका मतलब होता है, लॉर्ड का मतलब स्वर्ग में जन्मा सेना नायक। स्वर्ग में जन्मा सेना नायक इसको कहा जाता है। प्रमुख रूप से अब इस चीज को बढ़िया तरीके से समझिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज। अगर हम बात करें, ब्रिटेन में यह आत्महत्या कर कर मर गया, लेकिन भारत के जो लोग होते हैं बड़े बेहतरीन ढंग से करने कहने लगे कि देखो, जैसी करनी और वैसी भरनी। भारतवासियों के साथ इसने बहुत गलत किया, इस कारण इसने अपने हाथ से ही आत्महत्या कर ली। ये सारी ऊपर वाले की कृपा है भाई। ये थोड़ी ना कोई चीज़ होती है, ये थोड़ी ना कोई बात होती है कि व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली तो ये ऊपर वाले की चीज़ है। भाई ऊपर वाला शायद आपके ही भरोसे बैठा हो कि शायद आप कुछ करें, लेकिन आप ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। ठीक ठीक है ना। भरोसा करिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर वाले पे भरोसा मत करिए, फुल प्रूफ करिए, बिल्कुल ज़बरदस्त करिए, क्योंकि उससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन आप अपना काम भी करने का कार्य कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस कर्म नहीं करना है, फल की चिंता करना है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और लोहा जितना तपता है ना, उतनी ही ताकत भरता है। और सोने में जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, और हीरे में जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है ना, तब धुन पर खूब खनकता है। और सोचते हो कि सूरज जैसा बन जाए, अगर सोचते हो ना कि सूरज जैसा बन जाए, तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। इस चीज को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को बेहतरीन ढंग से अपने दिमाग में सेव कर लीजिएगा। आगे बात करें, ब्रिटेन में यह आत्महत्या करके इसकी मृत्यु हो गई। और कल हम प्रमुख रूप से जानेंगे वॉरलेस्ट या बॉरलेस्ट के बारे में। आखिर ये क्या है, सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। ठीक है। प्रथम अगल मैसूर युद्ध के बारे में प्रमुख रूप से कल हम चर्चा करेंगे, बेहतरीन ढंग से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा ना कब थोड़ा 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 करके पूरी हिस्ट्री का बेताज वास्ता आपको बना दिया जाएगा, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। बस रेगुलरिटी मेंटेन रखिए, डेली पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। मैं पहली बात तो ये कहता नहीं हूँ, आखिरी में ही कहता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप लोगों के भले के लिए सोचता हूँ तो मुंह से निकल आता है। शायद आप भूल जाएं उस चीज़ को, तो भूलें ना, उस चीज़ पे भी फोकस रखें। शायद आपको वो लगता है कि लालच वाला काम है, भाई लालच वाला काम नहीं है। आप लोगों के भले के लिए फ्यूचर एकेडमी XYZ हमेशा सोचने का कार्य करती है, उसी के तहत आपको ये सारी चीज़ें कह देती है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब चलना है किस पर, कहना सर अब अपन लोग करेंगे बेहतरीन जानदार शानदार एक रिवीजन, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। चलो चलते हैं रिवीजन की ओर विद्यार्थियों। अगर हम बात करें गवर्नर जनरलों के कार्य के बारे में, तो हमने पढ़ा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। इसने बंगाल को द्वैत शासन प्रारंभ करने का कार्य किया। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की, और शासक शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बिठा दिया। और इलाहाबाद, इसी को ही क्या बोलते हैं, इलाहाबाद की संधि बोलती हैं। और इसके तहत, ठीक है, इसके तहत यह संधि 1765 ईस्वी में हुई। यह संधि कब हुई थी विद्यार्थियों, कहना सर यह जो संधि थी वो 1765 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भैया, ठीक है। शाह आलम द्वितीय को ही गद्दी पर बिठाने को ही क्या बोलते हैं, इलाहाबाद की संधि बोलते हैं। यह संधि 1765 में हुई। फिर द्वैत शासन की बात करेंगे। द्वैत शासन का मतलब कर मतलब जो वसूली करेंगे कर का, वो अंग्रेज करेंगे। प्रशासनिक कार्य यानी नवाब करेंगे। इसके बाद बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के क्षेत्र के लिए 2
उप दीवान नियुक्त किए थे। अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 26 लाख के बदले में, 26 लाख बहुत बड़ा पैसा होता है, अमाउंट होता है 26 लाख, 26 लाख के बदले में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया गया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताव राय को चुना गया था। अगर हम बात करें सिराजुद्दौला को बहुत बेहतरीन ढंग से हम पहले ही पिछली वीडियो में जान चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और जान लें, अच्छी बात है। सिराजुद्दौला ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और प्रयागराज के क्षेत्र को मुगल शासकों को दे दिया और 50 लाख रुपए अंग्रेजों को इन्होंने देने का कार्य किया। क्लाइव ने व्यापार समिति का गठन भी किया और सोवियत जो विद्रोह है वो क्लाइव के समय ही हुआ था। अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव को लॉर्ड का टाइटल दिया गया। इसे स्वर्ग का जन्मा सेना नायक कहा जाता है, स्वर्ग में जन्मा सेना नायक कहा जाता है। ब्रिटेन में यह आत्महत्या करने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। ये थी आज की क्लास। पूरा प्रयास था कि बहुत बेहतरीन और बहुत जानदार शानदार ढंग से आपको चीज़ों को समझा पाऊँ और आपको शायद चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ में भी आई होंगी। प्रयास करता हूँ कि बढ़िया तरीके से आपकी इस बार जॉब लग जाए। ठीक है, ठीक है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब विदा ही लेना चाहूँगा क्योंकि भैया टाइम हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। आपको बता दें कि जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ये हमारा अधिकार है, ये हम नहीं छोड़ सकते, ये तो कहेंगे ही कहेंगे। ठीक है ना, तो जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।